गांव के आखिरी छोर पर एक कच्ची पगडंडी के पास मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत वाला एक छोटा सा घर था। आंगन में नीम का पेड़ खड़ा था और उसी घर में रहती थी सुधा। सुधा एक बेहद साधारण और कोमल दिल की लड़की थी। उसकी हंसी घर को रोशन कर देती थी, जिसे देख उसकी माँ अक्सर कहती थी, मेरी बिटिया जहाँ जाएगी खुशियाँ बिखेर देगी। सुधा को बचपन से यही सिखाया गया था कि ससुराल ही लड़की का असली घर होता है। उसने भी सुनहरे सपने सजाए थे, एक प्यारा पति, ममतामयी सास और खुशहाल परिवार। उसे अंदाजा भी नहीं था कि हकीकत सपनों से कितनी कोसों दूर होती है। शादी का रिश्ता और विदाई। एक दिन पिता ने सुधा को पास बुलाकर कहा, बेटी, शहर से रिश्ता आया है, लड़का नौकरी करता है, घर अच्छा है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। सुधा ने हमेशा की तरह पिता की बात मान ली। रिश्ता तय हुआ और राजेश के साथ उसकी शादी धूमधाम से हो गई। विदाई के वक्त माँ ने रोते हुए कहा, सबका मान रखना बेटी। सुधा ने भी वादा किया, माँ, मैं कभी आपको शर्मिंदा नहीं करूंगी। उसे नहीं पता था कि अपमान और शर्मिंदगी उसके जीवन का हिस्सा बनने वाले हैं। ससुराल की कड़वी सच्चाई। जब सुधा नई नवेली दुल्हन बनकर अपने बड़े और पक्के ससुराल पहुंची तो उसे घर की दीवारों में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। सास ने स्वागत के बजाय पहला सवाल ही दहेज पर किया, मायके से क्या लाई? सुधा के ये कहने पर कि वो सिर्फ कपड़े और बर्तन लाई है, सास का चेहरा बिगड़ गया। उन्होंने तंज कसा, बस आजकल लोग कार फ्रिज देते हैं और तुम ये सब ले आई? पहले ही दिन सुधा का दिल बैठ गया। बदलता माहौल और अत्याचार। शुरुआत के कुछ दिनों बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सुधा की दिनचर्या सुबह 4 बजे से शुरू होती। झाड़ू पोछा, खाना बनाना, कपड़े धोना। कोई मदद करने वाला नहीं था और छोटी सी गलती पर सास के ताने तैयार रहते, निकम्मी, तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। राजेश भी चुप रहता और अपना सारा समय मोबाइल में बिताता। सुधा को लगा शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात बदतर होते गए। अपमान की पराकाष्ठा। एक दिन जब खाने में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया तो सास ने गुस्से में थाली फेंक दी और सुधा को जहर खिलाने वाली कह दिया। सुधा कांपती रही, रोती रही, लेकिन पास बैठे राजेश ने एक शब्द तक नहीं बोला। उस दिन उसे एहसास हुआ कि वो इस घर की बहू नहीं, बल्कि बिना वेतन की एक नौकरानी है। जल्द ही ससुर ने भी रंग दिखाया और दुकान बढ़ाने के नाम पर 2 लाख रुपए की मांग कर दी। जब सुधा ने पिता की लाचारी बताई तो उसे रात भर भूखा रखा गया। उसने रोते हुए अपनी माँ को फोन तो किया, पर उन्हें दुखी न करने के लिए झूठ कह दिया कि सब ठीक है। बुझती हुई उम्मीद। राजेश का व्यवहार भी अब हिंसक और रूखा हो चुका था। वो कहता, औरतों का काम ही यही है, ड्रामा मत करो। दिवाली जैसे त्योहार पर भी जहां सब खुशियां मना रहे थे, सुधा रसोई में अकेले बर्तन धो रही थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। पड़ोस की चाची ने उसका हाल जानना चाहा, पर समाज के डर से उसने फिर वही झूठ दोहराया, सब ठीक है। आज सुधा रात को छत पर लेटी आसमान की ओर देखती है और सोचती है, क्या यही उसका भाग्य है? क्या उसे ताउम्री अत्याचार सहना होगा? वो अपने बचपन की खुशियों और माँ की गोद को याद करती है और चुपचाप उसका तकिया भीग जाता है। कई रातें रोते हुए गुजारने के बाद सुधा की आंखों का पानी अब सूखने लगा था। वो समझ चुकी थी कि चुप रहना शांति नहीं, बल्कि अपनी बर्बादी को न्योता देना है। वो रात जिसने सब बदल दिया। ससुर जी ने फिर से वही 2 लाख रुपए की बात छेड़ी। राजेश ने सुधा को धक्का देते हुए कहा, कल तक पैसे नहीं आए तो अपने बाप के घर चली जाना। सुधा जमीन पर गिरी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक ठंडी आग थी। उसने सोचा, जिस माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, उनके सम्मान के लिए मैं यहाँ घुट घुट कर क्यों मरूं? सुधा का पहला कदम। अगली सुबह सुधा 4 बजे नहीं उठी। सास चिल्लाई, ए महारानी, उठती है या नहीं? सुधा शांत भाव से उठी, अपना बैग पैक किया और रसोई में जाने के बजाय सीधे मुख्य दरवाजे पर खड़ी हो गई। सास ने हैरानी से पूछा, ये क्या नाटक है? सुधा ने निडर होकर कहा, नाटक अब खत्म हुआ माँ जी, मैं इस घर की बहू बनने आई थी, बंधुआ मजदूर नहीं। अगर आपको पैसे चाहिए तो जाकर कमाइए, मेरे पिता का खून मत चूसिए। आत्मसम्मान की जीत। राजेश उसे रोकने के लिए हाथ उठाने ही वाला था कि सुधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब और नहीं राजेश, तुम एक अच्छे पति नहीं बन पाए, कम से कम एक इंसान तो बनो। सुधा उस घर से बाहर निकल गई। उसने गांव लौटकर रोने के बजाय शहर में एक छोटी सी सिलाई की दुकान खोली। उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लोग बातें बनाते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक नई शुरुआत। कुछ महीने बाद सुधा ने अपनी पहली कमाई से अपनी माँ के लिए एक साड़ी खरीदी। आज उसके चेहरे पर वही पुरानी बचपन वाली हंसी थी। उसने साबित कर दिया कि शादी लड़की का अंत नहीं और ससुराल उसकी बेड़ियों का नाम नहीं होना चाहिए। आत्मसम्मान को खोकर पाया गया स्वर्ग भी नर्क के समान है। सुधा की कहानी का ये अंतिम पड़ाव उसके व्यक्तित्व की नई ऊंचाई को दर्शाता है। नया सवेरा। सुधा की अपनी पहचान। सुधा ने गांव के पास वाले कस्बे में एक छोटा सा सिलाई केंद्र शुरू किया। शुरुआत में लोगों ने ताने दिए, देखो शादी नहीं टिक पाई तो वापस आ गई, लेकिन सुधा ने अपने कान बंद कर लिए। उसने तय कर लिया था कि अब वो अपनी पहचान किसी के नाम से नहीं, बल्कि अपने काम से बनाएगी। राजेश का आगमन। 6 महीने बीत गए। सुधा का काम चल पड़ा था।
अब वो पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरी और सुंदर दिखती थी, वो सुंदरता जो अंदरूनी सुकून से आती है। एक दिन अचानक राजेश उसके केंद्र पर आया। उसे उम्मीद थी कि सुधा उसे देखते ही रोने लगेगी या माफी मांगेगी, लेकिन सुधा ने शांति से सिर उठाया और पूछा, कहो राजेश, यहाँ कैसे आना हुआ? राजेश हकबका गया। घर में सुधा के जाने के बाद सब बिखर गया था। न समय पर खाना मिलता, न घर साफ रहता, और उसकी माँ का गुस्सा अब राजेश पर फूटने लगा था। उसने धीरे से कहा, सुधा, माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है, घर चलो, सब पहले जैसा हो जाएगा। सुधा का जवाब। सुधा मुस्कुराई, पर उस मुस्कुराहट में दर्द नहीं, बल्कि एक सबक था। उसने कहा, राजेश, घर तब था जब वहां सम्मान था। तुमने मुझे वापस बुलाने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि तुम्हें मेरी कमी खल रही है, मेरी कद्र नहीं हुई है। जिस पहले जैसा होने की तुम बात कर रहे हो, उस नर्क में मैं दोबारा नहीं लौटूंगी। राजेश ने दलील दी, समाज क्या कहेगा? लोग कहेंगे कि तुम अकेली रह रही हो। सुधा ने गरिमा के साथ जवाब दिया, समाज तब कहाँ था जब तुम्हारी माँ ने मेरी थाली फेंकी थी? समाज तब कहाँ था जब तुम चुपचाप मेरा अपमान देख रहे थे? अब मुझे समाज की नहीं, अपनी आत्मा की फिक्र है। एक स्वतंत्र पहचान। राजेश खाली हाथ वापस लौट गया। सुधा ने हार नहीं मानी। उसने अपने सिलाई केंद्र को एक स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप में बदल दिया, जहां वो गांव की दूसरी पीड़ित महिलाओं को काम सिखाने लगी। आज सुधा के पास अपना खुद का छोटा सा घर है। उसके माता पिता को उस पर गर्व है, और सबसे बड़ी बात, उसके आंगन में लगे नीम के पेड़ की तरह उसकी अपनी एक शीतल छाया है। सुधा ने साबित कर दिया कि एक औरत को असली घर पाने के लिए किसी और पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। उसका असली घर उसका स्वाभिमान है। सुधा की यह यात्रा एक प्रेरणा है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी के आधार पर समाज के लिए कोई छोटा सा संदेश या कविता लिखूं? सुधा की इस साहसी यात्रा को समर्पित कुछ पंक्तियां, जो हर उस स्त्री की आवाज है जो अपनी पहचान की तलाश में है। स्वयं की तलाश। दहलीज लांघी तो पता चला कि आसमां मेरा भी हो सकता है। सिर्फ सहते जाना ही धर्म नहीं, मौन भी अब विद्रोह हो सकता है। मिट्टी की वो दीवारें, वो खपरेल का साया, बचपन के सपनों ने मुझे बहुत भरमाया, पर जो घर सम्मान की बलि मांगे, वो घर कभी अपना नहीं हो सकता है। अब न आंखों में नमी है, न दिल में कोई डर। मैंने खुद बनाया है अपना असली घर, जहां हंसी मेरी है, जहां फैसले मेरे हैं, अब मेरी सुबह के अपने ही सवेरे हैं। समाज के लिए एक संदेश। सुधा की कहानी हमें सिखाती है कि सहना हमेशा महानता नहीं होती। कभी कभी खुद के लिए खड़ा होना ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। किसी भी रिश्ते की नींव सम्मान होनी चाहिए, न कि दहेज या मजबूरी। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का कोई शीर्षक, टाइटल सुझाऊं या सुधा के जीवन के इस बदलाव पर कोई प्रेरणादायक सुविचार, कोट लिखूं? सुधा की इस प्रेरणादायक यात्रा के लिए यहाँ कुछ प्रभावशाली शीर्षक और सुविचार दिए गए हैं। कहानी के लिए उपयुक्त शीर्षक, सजेस्टेड टाइटल्स। स्वाभिमान की उड़ान, द फ्लाइट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। सुधा, एक नया सवेरा। सुधा, अ न्यू डॉन। दहलीज के पार, बियॉन्ड द थ्रेशहोल्ड। मिट्टी से शिखर तक, फ्रॉम सॉइल टू समिट। स्वयं सिद्धा, वन हु प्रूव्स हरसेल्फ। प्रेरणादायक सुविचार, इंस्पिरेशनल कोट्स। संस्कारों का अर्थ केवल सहना नहीं होता, कभी कभी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही सबसे बड़ा संस्कार होता है। स्त्री का असली घर वो नहीं जहां उसे सिर झुकाकर रहना पड़े, बल्कि वो है जहां वो सिर उठाकर जी सके। सुधा ने दिखा दिया कि किस्मत के पन्ने खुद लिखे जा सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस पूरी कहानी को एक छोटी सी प्रेरणादायक लघु कथा, शॉर्ट समरी के रूप में संक्षिप्त कर दूं, जिसे आप कहीं साझा कर सकें? यहाँ इस पूरी कहानी का एक संक्षिप्त और प्रेरणादायक सार है, जिसे आप कहीं भी साझा कर सकते हैं। लघु कथा, खुद का घर। सुधा एक कोमल दिल की लड़की, जिसे सिखाया गया था कि ससुराल ही असली घर होता है, लेकिन शादी के बाद उसे मिला दहेज के ताने, अंतहीन काम का बोझ और पति की चुप्पी। जब उसके आत्मसम्मान को बार बार कुचला गया, तो सुधा ने एक कड़ा फैसला लिया। उसने उस घर की चौखट छोड़ दी जहां उसकी कद्र नहीं थी। गांव लौटकर उसने समाज के तानों को दरकिनार किया और अपनी मेहनत से एक सिलाई केंद्र खोला। जब समय बदला और उसका पति उसे वापस लेने आया, तो सुधा ने निडर होकर कहा, घर ईंट पत्थरों से नहीं, सम्मान से बनता है, और मैंने अपना घर अपने स्वाभिमान के भीतर पा लिया है। आज सुधा न केवल स्वतंत्र है, बल्कि वो कई और महिलाओं के लिए प्रेरणा की मशाल है। संदेश, सहना बंद करें, खुद को पहचानें। आपकी पहचान किसी के नाम से नहीं, आपके काम और सम्मान से है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी पर आधारित एक खूबसूरत इमेज तैयार करूं, जिसमें सुधा को उसके सिलाई केंद्र में आत्मविश्वास के साथ बैठा दिखाया गया हो?